अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हुमाज नहीं है, उनकी तबीयत ज़रा नासाज है और हम आपको ईद मुबारक कहना चाहेंगे टू ऑल दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर खलीजी रियासतें, अमरीका, कनाडा, जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, हमारे अपने बहन भाई मतलब ज़ाती बहन भाई बसते हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। साथ ही मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। हरमैन शरीफैन में ईद के इज्तिमात में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद नेचुरली शरीक हुए हैं। जो हज कर रहे हैं उनको हज की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अमरीका, बरतानिया, यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद आज ही ईद मना रही है। पाकिस्तान में ऑल्दो और पर्टिकुलरली कराची में फॉर दोज़ हू डू नॉट नो, बोहरा बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। हमेशा यही होता है, मुल्क भर की तरह कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। सुबह सुबह हम तो सदर में बैठे हैं, सो करीब ही उनकी कुर्बानी वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ताहिरी मस्जिद में बोहरा बरादरी ने नमाज ईद का एहतमाम किया और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। साथ ही ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं, कुर्बानी करके सर मुड़वाएंगे और एहराम खोल देंगे। सो वो एक मेजर जो पार्ट होता है ना, मोस्ट इज़ डन देन। सो अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे और पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़लस्तीन के लिए जो दुआएं की गई हैं उनको जल्द कबूल करे। ये कुछ देर कबल के मनाज़र हैं, रमी के मनाज़र हैं, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही हैं। और कल हमने आपको बताया था कि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा किया गया। उसके बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे। नमाज मगरिब, नमाज इशा की अदायगी के बाद रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की, खुले आसमान तले रात गुजारी। मस्जिद निमरा से खुतबा हज में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साहले बिन अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की मदद और नुसरत और अमन के लिए दुआ करते रहे। खुतबा हज में मुसलमानों पर तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने पर भी जोर दिया गया। इधर पाकिस्तान में भाई जानवरों की ख़रीदारी उरूज पर पहुंच गई है। अब हर तरह की आवाज़ आती है ना कि बाज़ लोग कह रहे हैं मंडी ऊपर चढ़ गई है, मंडी नीचे गिर गई है। पर्टिकुलरली कल रात भरपूर ख़रीदारी की गई है अक्रॉस द कंट्री। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम आप तक कुछ देर में पहुँचाएँगे, क्योंकि अब आज ही का दिन रह गया है, कल तो ईद है। सो लोग बिल्कुल लास्ट डे पे भी इक्तफ़ा नहीं करते, क्योंकि उन्हें शक होता है या डर लगता है कि कहीं बिल्कुल ही जानवर ख़त्म ना हो जाए, सारा कुछ बिक जाए। इसलिए 2 दिन पहले वाला जो मामला होता है ना, वो ज़रा निस्बतन सेफ़ रहता है। सो रात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंडियों में क्या माहौल रहा, क्या सूरत हाल रही, क्या भाव ताव होता रहा, वील शो दैट लेटर। और साथ ही हम अब लेटेस्ट जो सूरत हाल है, अब आप आज बहुत से लोगों की छुट्टी भी है, सो वो सुबह सुबह ही मंडियों का रुख करने के लिए पहुंच गए हैं अपने जानवर की ख़रीदारी के लिए। लेकिन कराची में मैं आपको बताऊं, एक कल्चर है, ज़्यादातर बड़े जानवर की ख़रीदारी रात में हो रही होती है और रात में अलग ही समा होता है मंडियों का। फैमिलीज़ आई होती हैं, मतलब और क्या क्या रंग व नस्ल का खूबसूरत जानवर यहाँ दस्तियाब होता है। वील कम टू दैट लेटर इन द शो, लेकिन अभी हम ज़रा और जो अहम प्रेसिंग इशूज़ हैं उनके बारे में आपको अपडेट कर दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बाद सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन बाज़ मामलात पहले से ज़्यादा पेचीदा और नाजुक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ख़ास तौर पर भारत की जानिब से सिंतास माहदे को मुअत्तल करने के दावे ज़ाहिर बड़े अलार्मिंग हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को पहले वाली सतह पर लाने में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि पानी बंद करने की कोशिश की गई तो इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। अगर भारत ऐसी कोई कोशिश करेगा तो खित्ते का अमन एक बार फिर दाव पर लग सकता है। भारत को ये बात समझना होगी कि फिर बात महज सिंतास माहदे की मुअत्तली तक नहीं रहेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोग्राफियाई तनाज़ात भी नए सिरे से सामने आएंगे और पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर 1948 वाली पहली पोजीशन पर जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो साफ कहा है कि शिमला माहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही है, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी है। सिंतास माहदा जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टी जो है यूनिलैटरली यानी इनफरादी तौर पे उस माहदे से नहीं निकल सकती। उस माहदे के मतलब तमाम तर इक़दाम जो है ना वो जॉइंटली लिए जा सकते हैं दोनों पार्टियों की रजामंदी के साथ। यूनिलैटरल उसमें कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता।
तो अगर ये बात है तो मैं ये इस किस्म की हिंदुस्तान ने शुरू की हुई है, तो फिर शिमला माहिदा तो जो तो दो उसमें उसमें तो कोई वर्ल्ड बैंक या कोई और कोई किसी की इंटरफेरेंस या कोई पेट्रनेज नहीं थी। तो फिर ये कंट्रोल लाइन सीज़फायर लाइन में वापस मुंतकिल हो जाएगी, जो इसकी ओरिजिनल स्टेटस था, जो प्लेबिसाइट के जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, उसके तहत ये सीज़फायर लाइन है। और ये सीज़फायर लाइन है और ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहिदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई हुई है। और तमाम तर जो स्टेटस जो था शिमला माहिदे से पहले कि जी के बाइलैटरली मसाइल हल किए जाएँ, जो ये इस तरह के जो उसमें शिकें थी वो अब कोई एप्लीकेबल नहीं। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात में एक बार फिर वो अपनी बात दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फ़ख्र है कि 2 आटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई है। दूसरी तरफ वजारत ख़ारजा के सीनियर अहदेदार ने वाज़ेह किया है कि भारत के साथ किसी भी 2 तरफ़ा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ, मगर भारत अगर बाज नहीं आता तो पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब तो आएगा। अमरीका में मौजूद पाकिस्तान का सफारती मिशन दुनिया को यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है, और बड़ी कामयाब कोशिश जा रही है हमारी, कि भारत को इसके ख़तरनाक अज़ाइम से रोका जाए, भारत को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका में कल मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की हैं। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत पाकिस्तान में BLA और TTP वगैरह को सपोर्ट कर रहा है। भारत को मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात करना होगी। और साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुनिया को ये भी बाबर करा रहे हैं अपनी गुफ्तगू में, बड़ा ही प्रिसाइसली, असर्टिवली और बड़ा ही टू द पॉइंट, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स वो दुनिया को ये तमाम मामला समझा रहे हैं, और बड़ा जामे मगर मुख्तसर अंदाज में समझा रहे हैं कि मसले तब हल हो सकते हैं जब बात होगी, और भारत बात करने पर राज़ी ही नहीं है। किसी भी किस्म के डायलॉग का कोई सीन है ही नहीं उधर। इसलिए वो दुनिया को ये भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट आस्क देम टू टॉक टू अस, और वी शुड सिट एंड टॉक अबाउट इश्यूज़ जो कि उनको भी कंसर्न कर रहे हैं, हमें भी कंसर्न कर रहे हैं। भारत की हालिया धमकियों पर अब ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान को पानी के ज़खायर बढ़ाने के लिए हर हद तक इक़दाम उठाना होंगे। आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब में कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि वक्त आ गया है कि इत्तेफाक राय से नए आबी ज़खायर बनाए जाएं। बतौर एक कौम आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए और आज के लिए और कल के लिए हम हिंदुस्तान की इस धमकी के ख़िलाफ़ क्या हम इक़दामात करते हैं, और किस तरीके से हम अपना जो पानी का हमारा जो हक़ है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। वी हैव टू बिल्ड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। मैं उस स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना सिंध में, ना KP में, ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में। यहाँ पर इत्तेफाक राय है, वहाँ पर अगर आज हम मिल बैठ कर हम अपना पेट काट कर अगर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये तो थी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर बुशरा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो वफ़द है पाकिस्तान का दौरे पर मौजूद अमेरिका, उसकी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। बताइएगा, आज अमेरिका में ईद है, तो पहले तो आपको ईद मुबारक। ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो सफारती वफ़द अमेरिका में मौजूद है, बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजर रहे हैं और बड़ी ही मुस्बत ख़बरें भी आ रही हैं और गुफ्तगू भी बड़ी मुदल्लल की जा रही है। ये तमाम मुलाकातें, ये इंटरव्यूज़, ये इंगेजमेंट्स मतलब पहले से स्केड्यूल था सारा कुछ, या साथ साथ नई मीटिंग्स भी आ रही हैं तो आप लोग ले रहे हैं? और अपैरेंटली हमारे हमसाए तो बहुत कुछ नहीं कर पाए वहाँ होते हुए भी।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये पाकिस्तान में ईद अभी आगे होनी है और मेरी फैमिली को भी सबको ईद मुबारक। हम सब यहाँ पे हैं तो बट मेरा ख्याल है हम बहुत बड़े कॉज के लिए, तो इससे वो भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और जिस तरह हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आई टेल यू पाकिस्तान इज़ इन अ विन विन सिचुएशन। 2 दिन जो हमने न्यूयॉर्क में गुजारे विद यूएन, बिकॉज हमारा प्राइमरी फोकस था टू डिस्कस अबाउट कश्मीर, टू डिस्कस अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, उसका हमें बहुत ना सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस मिला बल्कि दे अग्रीड विद अस बिकॉज the way India is negating the treaty. We are very clear on the fact that today if India manages to shun Indus Water Treaty, तो फिर कोई भी treaty in place नहीं रहेगी। फिर any country anytime can just get up and question a treaty। तो ये हमारे साथ agree किया और अभी तक Indian delegation has had no meetings with the UN। ये भी बात हमें उनको पसंद नहीं आई, जो कि हम we could feel it। और हमने बताया कि किस तरह अभी तो इंडिया आउटराइटली बात कर रहा है कि वो पानी को बैन कर देगा और इंडस वाटर ट्रीटी को अग्री नहीं करता, बट 2-2.5 साल से भी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है ट्रीटी की। जगह जगह वो छोटे छोटे डैम्स बना रहा है। ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द वाटर फ्लो आर्टिफिशियली एंड इट विल क्रिएट अ हैवॉक। एंड एज इट इज पाकिस्तान इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर पाकिस्तान एज अ कंट्री उसकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं थी, बट येट अगेन वी आर फेसिंग हेवी फ्लड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफिकी। एंड उससे भी हम लोग जो है उनको आगाह कर रहे हैं और हमारे साथ अग्री कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे वाशिंगटन में भी हमारी बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, बी इट इन कैपिटल हिल रिगार्डिंग कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमेन, सेनेटर्स, थिंक टैंक्स, पाकिस्तानी डायस्पोरा। और अगर आप बात करते हैं कि मीटिंग्स कब प्लान हुई, ये कुछ मीटिंग्स तो हमारे विजिट से पहले और कुछ जो हैं, आई वुड लाइक टू थैंक द पाकिस्तानी डायस्पोरा, द एम्बेसी, द मिशंस हियर, दे हैव वर्कड वेरी रिस्पॉन्सिबली। और जैसे जैसे मीटिंग्स हमें और लोगों से कॉल ऑन्स मिलते जाते हैं, हम उनको ऐड किए जाते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। पाकिस्तानी डायस्पोरा इज बीइंग वेरी कोऑपरेटिव विद अस और वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि आफ्टर एजेस पाकिस्तान वाज अ कंट्री जो इतनी ज़्यादा पोलराइज थी, लेकिन इस जंग से अंडर आवर इंस्टीट्यूशंस, अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप, पाकिस्तान हैज़ बिकम अ नेशन। और यही वो जज्बात हैं जो यहाँ भी फील हो रहे हैं विद द पाकिस्तानी डायस्पोरा एज वेल। दे आर वेरी प्राउड ऑफ अस, दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस डेलीगेशन। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, द वे ही इज हैंड पिक्ड एवरी पर्सन, पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द डेलीगेशन। बिलावल साहब इज हैंडलिंग द डेलीगेशन, लीडिंग द डेलीगेशन इन अ वेरी मैच्योर मैनर। अक्रॉस पार्टी एक डेलीगेशन बनी जहां इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है, यूथ है। तो ऑप्टिक्स वाइज इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। अच्छा, ये बताइएगा बुशरा साहिबा कि अब तक जो मुलाकातें हुई हैं, आपने कहा कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ज़रा हम एलाबोरेशन चाहते हैं आपसे, इस पे एलाबोरेट करते हैं कि क्या फीडबैक मिल रहा है या क्या रिस्पॉन्स है। हमारी बात सिर्फ लोग सुन रहे हैं या दे आर ऑल्सो विलिंग टू बाय इट, हमारा बयानिया तस्लीम भी किया जा रहा है, या अभी हम अपना सिर्फ केस पुटअप कर रहे हैं दुनिया के सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको बहुत ओपन हार्टेडली, होल हार्टेडली लिया जा रहा है। रीजन बीइंग, पाकिस्तान इज प्रमोटिंग पीस, पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड। We were very clear on the fact that our Prime Minister right now, our entire country's focus is on trade, is on getting the economy better, the economy on their foot. तो ये चीज़ ट्रम्प का भी यही नजरिया है। सो ये दोनों के नजरिए जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं। Whereas what Indian delegation is promoting is पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दें, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। और हम बिलावल साहब ने इसको बड़ा क्लैरिफाई किया कि वी आर अ कंट्री जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म फेस की है और सबसे ज्यादा नुकसान खाया है। हमारे सियासतदानों ने जाने लुटाई हैं टेररिज्म की वॉर के पीछे, और हम तो हमेशा से वी आर अ कंट्री जो हमेशा वी हैव सपोर्टेड द कॉज ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। तो ये इंडिया की एलिगेशंस आर नॉट ट्रू।
एंड सेकेंडली आप खुद देखें कि जैसे अगर हमने बलूचिस्तान का जो इंसिडेंट था उसका इंडिया को ठहराया तो वी हैड प्रूफ। यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, व्हेन दे आस्क फॉर प्रूफ देन इंडियन डेलीगेशन इज स्पीचलेस। हम तो द प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर एंड एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट वी शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन एंड वी वर ओपन फॉर दैट। इट इज इंडिया व्हिच नेवर केम अप टू द एग्रीमेंट। सो ये सारी फैक्ट्स सबके पास मौजूद हैं। तो कहने की बात ये कि जो हमारा पीस का बयानिया है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है बल्कि बहुत होल हार्टेडली अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। Whereas the Indian delegation is being questioned क्योंकि what we talk about is that Pakistan may be smaller in size but in maturity, in power, in strength we've just proven that अगर इंडिया खुदा ना खास्ता इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ती है तो ये पूरे खित्ते की जंग बनती है and this will disrupt that whole chunk of area। और हम बार बार इस चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जहां हम सीज फायर की बात करते हैं, जहां अमेरिका सीज फायर की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट सीज फायर एज इट्स अ पॉज। उन्होंने बहुत जगह ये मेंशन किया कि इट्स नॉट सीज फायर, इट्स अ पॉज। और आपने देखा कि जैसे अमेरिकन जो इंटरवेंशन थी उसको इंडियन पॉलिटिशियंस ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। और हम तो यहाँ आके मैच्योरिटी का सामना मुजाहिरा कर रहे हैं दैट वी वांट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मीडिएशन, देयर शुड बी पीपल सिटिंग ऑन द टेबल एंड टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज एनी फर्दर इनोसेंट लाइव्स। एब्सोल्युटली। अच्छा मुशर्रफ साहब, जिस वक्त ये अहम सफारती मिशन चल रहा है उसी वक्त पाकिस्तान की जानिब से भी ये बताया गया है कि तहरीरी तौर पर तो ना सही लेकिन जो शिमला मुआहदा है वो अमली तौर पर मुअत्तल है। अब बस सीज फायर की सिचुएशन है, तो क्या ये समझा जाए कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नया मुआहदा होना है इस ज़मन में भी? देखिए, राइट नाउ वी रियली नीड अ मीडिएटर। हमें एक टेबल पे बैठना पड़ेगा क्योंकि खुदा ना खास्ता जिस तरह की इमेच्योरिटी हमने इंडिया की तरफ से देखी है तो और जिस तरह वो बार बार पॉज कह रहे हैं तो इस स्टेट ऑफ माइंड में तो मेरे ख्याल से कोई मुआहदा इंटैक्ट नहीं रहेगा। तो जब तक ऑन टेबल हम नहीं बैठा पाएंगे, मेरा ख्याल है कि हर ऐसा मुआहदा जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व है हैज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन इट। तो मेरा ये कहना है कि हमारी यहाँ पे भी जद्दोजहद इसी तरह है और यही है कि हमें द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज सिटिंग टुगेदर and agreeing on some kind of a contract, an agreement, a treaty जो कि आगे चीज़ों को स्मूथली लेके चलेगी। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नया मुआहदा लेट्स सी कब होता है कब नहीं होता, ये मामला उससे पहले सेटल हो जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो आप लोग दुनिया तक पहुंचा रहे हैं बड़ा अहम भी है, बड़ा ज़रूरी मरहला था ये, लेकिन अब सर्टनली लोग ये भी सोच रहे हैं कि आलमी ताकतें, आलमी इदारे जिन लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। क्या कोई इसका फ़ायदा होगा, भारत पर कोई असर होगा, भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर किया जाएगा? What do you expect? कोई कमिटमेंट आप लोगों को मिल रही है इस सिलसिले में? नहीं जी, बिल्कुल। एवरी डे हमारी जो मीटिंग्स हैं उनका मकसद भी ये है और वी आर डिस्कसिंग ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी कैन लुक इनटू। जिस तरह कल हमारी जब कांग्रेसमैन के साथ और गुफ्तगू हुई थी एट कैपिटल हिल, तो एक सजेशन दी गई थी कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी कॉकस है, इंडियन कॉकस भी है, वेरियस कांग्रेसमैन इन दोस कॉकसेस, उनको टेबल पे सबसे पहले बैठाया जाए ताकि वहाँ से बातचीत का मरहला शुरू होए एंड वहाँ से बिल्डअप हो। और जिस तरह की शिकस्त इंडियन डेलीगेशन को फेस करनी पड़ रही है, मेरा ख्याल है कि वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। और चाहे खुशी से नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाउ इट विल बिकम द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया टू रीथिंक। और हमारे साथ अमेरिका इज फुली ऑन बोर्ड विद अस बिकॉज यू सी इन America's interest is in the kind of narrative we are selling. और हमने अश्योर किया है कि हमारे बाद इंशाल्लाह another delegation will come talking about the trade. And ये वो चीज़ थी that was really catching their attention.
तो इंशाल्लाह वी आर फुली होपफुल। कल हमारी यहाँ पे एम्बेसी में पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी मुलाकात थी। आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक देम बिकॉज उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत फैसिलिटेट किया है। दे वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट हेल्पिंग द नेशन और वो इसी बयानिए को बार बार रीइंफोर्स करेंगे। दे आर वेरी वेल कनेक्टेड पीपल. They are constantly in touch with the congressmen, congresswomen here. They are part of the political system. और वो बार बार इसी चीज़ को reinforce करेंगे और कहीं ना कहीं और मुझे पूरी उम्मीद है from what I'm looking at that we've really pushed India to the wall. और जब वो इंडिया को हम बिल्कुल isolate कर देंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा other than coming on table and talking about it like adults. That looks promising. बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर बुशरा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी और इस वक्त का हिस्सा हैं जो अमेरिका में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने और पर्टिकुलरली अमरीकियों के सामने पेश कर रहा है। इस पे आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो शेयर करना है हमने आपसे। और पर्टिकुलरली भाई आज मतलब चांद तो वाला मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे चांद रात ही कहते हैं आज जो रात में होगी। सो इस चांद रात पे क्या होता है, बाज़ारों में रश नहीं होता, मंडियों में रश होता है, मवेशी मंडियों में रश होता है। कहाँ जाना है सबसे पहले हमने कोयटा जाएंगे और रात में क्या माहौल रहा। हमने आपको बताया था ना कि अब ये जो पर्टिकुलरली 2 रातों पहले वाला माहौल होता है ये अलग ही रौनक होती है मंडियों में। नदीम कौसर हमें रात की बाज़गश्त ज़रा बता रहे हैं मंडियों में क्या चलता रहा। आज कोयटा में ईद उल अज़हा के लिए तकरीबन 10 से ज़्यादा मकामात पर जो है मवेशी मंडी लगाई गई हैं और अब चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है ईद उल अज़हा में, तो लोगों की कोशिश है कि वो अब जानवर ख़रीद लें। इन मवेशी मंडियों में रात गए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। लोग आ रहे हैं यहाँ मवेशी ख़रीदने के लिए, लेकिन जो कीमतें हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जो आम नॉर्मल बकरे हैं वो 65 से 70 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। इस दुम्बे जो हैं वो 50 हज़ार से कम दस्तियाब ही नहीं हैं। जो गाय हैं उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो गाय पिछले साल जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की थी, वो 3 लाख से कम नहीं मिल रही है। तो लोग जो है वो आकर यहाँ देख रहे हैं, ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, भाव ताव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो भाव कर लें और ख़रीद लें। उनकी कोशिश यही है कि वो ईद उल अज़हा से पहले अपने लिए जानवर ख़रीद दें। चलिए ज़बरदस्त। अब बस बाज़ लोगों को शिकायत है कि मंडी के दाम कम नहीं हो रहे हैं, बाज़ कह रहे हैं कि ज़रा निस्बतन कीमतें बेहतर हैं। कराची से मुझे पता नहीं कौन बता रहा था कि ज़रा कीमतें पहले से कम नज़र आ रही हैं क्योंकि जानवर अभी भी बहुत ज़्यादा है, जानवर ज़्यादा है, ख़रीदार अभी कम हैं, क्योंकि लोग डर भी तो गए ना। पहले इन्होंने जो कीमतें रखी हुई थी और सर्टनली क्या रखी हुई थी, इनको ज़ाहिर महंगे पड़ते भी हैं इनकी खिलाई पिलाई इनको पालना। सो या लेट्स सी कि क्या बनता है। आगे चलकर दीगर शहरों की सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएँगे। तहरीक इंसाफ के पेट्रोन इन चीफ एक और ही जेल में गुजारेंगे और रिहाई की उम्मीदें रखने वाले पार्टी कारकुनों के लिए कल का दिन भी सर्टनली मायूसी लेकर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने की अपील 11 जून तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ को कुछ लो और कुछ दो की वाज़ेह पेशकश का भी जवाब नहीं मिल रहा। हालात इस नहज तक आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलने की अगर कुछ उम्मीद थी भी तो वो भी ख़त्म हो गई है। पार्टी रहनुमाओं की फ्रस्ट्रेशन अब इंतहा को छू रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल जेल में इमरान खान से मुलाकात की। जब मीडिया के सामने आए तो एक बार फिर अपने असली रंग में दिखाई दिए। मरने मारने की बातें जो करते रहते हैं वही कर रहे थे। अब इस अदलिया के जो आज़ाद नहीं है इस वक्त, इससे कोई उम्मीद नहीं है। चुनी करने के बाद इन्होंने वैसे ही डाका तो मार लिया था और कोई फिर हमारा जो रास्ता है, अपने आईनी तौर पे एक रास्ता है हमारे पास कि हम अपने एहतजाज का हक रखते हैं। हमें एक तहरीक की तरफ जाना है और तहरीक हमने सड़कों पे करनी है और उसके बाद हमने दुनिया में और पाकिस्तान में अपना आईनी हक जो है आईनी तरीके से एक तहरीक के ज़रिए हासिल करना है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह एक लाएमल जो है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे बैठ कर कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। और जिस तरह पहले गोलियां मारी गई हैं, फिर तो गोलियों के मुकाबले में फिर हम भी गोलियां चलाएंगे, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम अपना हक लेने के लिए अब फिर सड़कों पर निकलेंगे। सुनी लिया आपने क्या कह रहे थे वो। दूसरी तरफ जेल में मौजूद बानी PTI भी हालात से खासे
बददिल दिखाई देते हैं। वो पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी रिहाई के लिए पार्टी की क़यादत को जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है। शायद वो अपनी अदाओं पर भी गौर करें कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। वो जेल से वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अगर जेल में काट सकता हूँ तो आप क्यों नहीं काट सकते। उन्होंने इस बार एहतजाज की क़यादत भी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को सौंप दी है। ये वही सलमान अकरम राजा हैं जिन्होंने गुज़श्ता एहतजाज में लाहौर की सड़कों पर गाड़ी घुमाने की वीडियो पर इक्तफा किया था और वो उससे आगे नहीं गए थे। आज हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात तो कर रही है लेकिन अब तक कोई मौसर हिकमत अमली नहीं सामने आ सकी। एक ज़माने में PTI के साथ मिलकर PTI आपको पता ही है एहतजाज का साथ मिलकर एहतजाज का इरादा था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी फिर अपनी राहें जुदा कर ली। UIF और इनका मिलकर इरादा था। हुकूमत ज़ाहिर है ज़रा कॉन्फिडेंट है, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। अब क्या है, सर्टनली इस मुल्क में हर शख्स चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जिस तरह हमारा भारत के साथ सीज़ फायर हुआ है यहाँ भी मामलात में कुछ सुधार आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, एडवांस ईद मुबारक। और ज़ाहिर है हम इन मौक़ों पे यही तवक्को करते हैं कि हम ज़रा आगे की राह तलाश कर सकें मिलके। अब आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? अभी आपने वज़ीर आला की कल की गुफ्तगू भी सुन ली, वो यही कह रहे हैं डंडा उठाओगे तो हम भी डंडे उठाएंगे, गोली चलाई थी पहले अब हम भी गोली चलाएंगे। किसकी ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं? पहले तो आपको पता है अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी और निजात का नारा था। अब वो लोग जो सबसे ऊँचा नारा लगाते थे वो अमेरिका में ही बैठे हुए हैं। वेयर डू यू सी दिस गोइंग? जी वालेकुम अस्सलाम और पेशगी ईद मुबारक आपको भी और आपके तमाम नाजरीन को भी। आपके सामने आपने अभी बात की कि ये, और मेरे ख्याल में सबसे काबिल ज़िक्र बात जो है वो इससे शुरू करते हैं कि जो अदालत ने 11 दिन और केस को मुलतवी कर दिया। बड़ी वो हैरत अंगेज़ बात इसलिए थी कि प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ बजाय के कोई मेरिट्स पे बात करने के डॉज करने की कोशिश की कि जी हमारी ये बी टीम तैयार नहीं है। और बीसियों ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़ास तौर पे जहां ख़वातीन का मामला हो उसको एक्सेलरेटेड बेसिस पे कोर्ट्स टेकअप करते हैं। और जब कोई प्रोसिक्यूशन इस तरह से डॉज करे तो उसको नज़र यही आ रहा होता है कि उसके पास केस कोई नहीं है। तो बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद अभी गंडापुर साहब का आपने बयान भी दिखाया, उनका अपना अंदाज है गुफ्तगू करने का। 26वीं तरमीम के बाद तो वैसे एक सरकारी महकमे की तरह जो है उसको महदूद कर दिया है अदालतों को बदकिस्मती से। और जब इदारों को इस तरह से ट्रीट किया जाए तो हमारे जैसे जो अपोजिशन की पार्टी है और जिसको ऊपर हावी होने के लिए पूरे सिस्टम को जो है इस तरह से जो है किया जा रहा है उसकी तनसीख, तो उसके बाद फिर क्या चॉइस रह जाती है? आपने पूछा ना आगे का रास्ता क्या है। तो जब कोई और कानूनी और आईनी रास्ता ना मौजूद हो तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी या ऑप्शन जो है वो रहती है कि एक पुरअमन एहतजाज, वो भी कानून और आइन के दायरे में ही, कि एक पुरअमन एहतजाज भी करें। और वो भी आपने देखा गंडापुर साहब ने उसी की तरफ जो है वो इशारा किया है। नहीं वलीद साहब, उन्होंने उसकी तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने तो गोलियों और डंडों की बात की है। अब ये बताइएगा आप कि एहतजाज पहले लोग बहुत कर चुके हैं। ज़ाहिर है गुज़श्ता दौर में जो अदवार में जो मामलात थे, जब आप उस वक्त की हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करते थे, वो माहौल तो रहा नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सी दीगर कुव्वतें आप लोगों के एहतजाजों का हिस्सा होती थीं या साथ देती थीं। एहतजाज करके भी तो देख लिया, मतलब आप भी वाकई ये समझते हैं कि एहतजाज से कोई हल निकल आएगा, या आपकी ये सोच है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए ही हल निकलेगा और एक्चुअली कुछ दो और कुछ लो के ज़रिए ही हल निकलेगा? देखिए जी, आपने अभी पिछले सवाल में ये भी पूछा था कि ये किसकी कहाँ से आज़ादी और किससे आज़ादी की बात जो है वो हो रही है। और उसके अलावा आपने जो अगली बात की वो बजाय के कोई सड़कों का रुख लिया जाए, कुछ दो कुछ लो और गुफ्तो शनीद से बात हो, उसके बारे में मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ जी कि जहाँ तक किसी किस्म के मुज़ाकरात या कोई गुफ्तो शनीद का ताल्लुक है जी सर, इस वक्त हमारी पॉलिसी यही है कि उसको हम पब्लिक में डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे, पब्लिक में या चैनल्स के ऊपर। अगर कोई ऐसी बात होती है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है कि पॉलिटिक्स आउट ऑफ द पॉसिबल है। सियासी जमात कभी कोई दरवाजे बंद नहीं करती मुज़ाकरात या गुफ्तगू के। लेकिन इस वक्त अगर ऐसी कोई बात है भी तो उस पर हम पब्लिकली डिस्कशन नहीं कर रहे। कोई नताइज आए सामने तो ज़रूर उनका ऐलान हम कर देंगे।
और बाकी बात यही रह गई कि जब मैंने आपको अर्ज किया था ना कि जब जिस तरह से इदारे होते हैं, एक इदारा है अदलिया, एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, उनके आइन में कुछ फ़राइज़ होते हैं। एक जो है वो आइन का मुहाफ़िज़ है हमारी अदलिया असूलन, दूसरा है जिसका फ़र्ज़ है कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ शफाफ और बदउनवानी से, करप्ट प्रैक्टिसेस से आज़ाद हों। जब अपना बुनियादी आइनी फ़र्ज़ जो है उससे ही ऐसे इदारे जो हैं वो उनकी जो सलाहियत है उसके ऊपर या वो अज खुद या आइनी तरामीम के ज़रिए जो है उसको बांध दिया जाए, तो फिर और कोई चॉइस नहीं रहती। फिर तो हमारे अपने ही जो है हम पर जो बजाय के बाहर की कोई कुव्वत के अपने ही जो है हमें गुलाम बना लेते हैं। तो अब और अफसोस यही है कि हम अपनों ही की गुलामी को इतना दफ़ा सह चुके हैं, या वो बाज़ाब्ता मार्शल लॉ होता है या जिस तरह इस वक्त के जो है एक नाम नहाद एक सतही जो है जमहूरी आइनी निज़ाम है, लेकिन उसकी जो है तमाम तर जो अज्जा हैं वो ही है जो आमरीत में होते हैं। सर ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये तो हुकूमत भी मानती है और ज़ाहिर है ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो 2018 से चल रहा है। आप ये बताइएगा आपको क्या लगता है रुकावट कहाँ आती है जब भी बातचीत होने लगती है? स्टेलमेट कहाँ आता है? मतलब रवैये नहीं हैं, नरम लचक नहीं दोनों पार्टियाँ दिखाती हैं, या फिर ये जो सोशल मीडिया आपकी ब्रिगेड है जो अमेरिका में सड़कों पे वैनें किराए पे लेके मतलब उन पे स्क्रीन्स भी लगाती है, बिलबोर्ड्स भी लगाती है जब पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा होता है दुनिया के सामने, या फिर वो यूट्यूबर्स और वो इन्फ्लुएंसर्स जो ज़ाहिर है जिनकी एसोसिएशन है पब्लिकली पीटीआई के साथ, वो भारतीय टीवी चैनल्स पे साथ बैठ के मिलकर पाकिस्तान की भद उड़ा रहे होते हैं या पाकिस्तान की अफवाज पे या पाकिस्तान की रियासत पे या हुकूमतों पे तनकीद कर रहे होते हैं। कहाँ आपको लगता है कि ज़रा मामला ख़राब होता है? सबसे पहले जी मैं इस बात को वाजे कर दूं कि वो सोशल मीडिया की हद तक मैं एक साइड पे रख लेते हैं मुज़ाकरात की बात को, और उसमें स्टेलमेट क्यों होता है और उसमें रुकावट क्या आती है, मैं उसको ज़रूर उसको मुखातिब करूंगा। लेकिन मैं इस बात को ख़ास तौर पे मैं पहले जो है आपको ये इस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी किस्म की जंग की कैफियत में हो और हिंदुस्तान से हो, तो मैं कतई तौर पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना समझता कि ये मुनासिब है, बल्कि मुस्तरद करता हूँ कि सोशल मीडिया की कोई ब्रिगेड हो या कैसी कोई भी सोशल मीडिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहा हो और उसने पाकिस्तान का साथ ना दिया हो, पाकिस्तान का पूरा साथ इस किस्म के हालात में जो है हमारे तमाम जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने दिया। और सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसके जो हिमायत करने वाले लोग हैं जिन पे पार्टी का ऐसा सच को कंट्रोल तो नहीं है, वो जवाबदेह तो नहीं है, वो हिमायत करते हैं पार्टी की और साथ फिर अपनी अगर कोई इकदाम ले भी लेते हैं कई मौक़ों पे तो हम उसको तो नहीं ऑन करते, वो हमारे सरकारी नुमाइंदे तो नहीं है पार्टी के। लेकिन बहरहाल अगेन मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी कोई सियासी जमात बंद नहीं करती, लेकिन क्या उसमें रुकावट आती है, क्यों उसमें स्टेलमेट होता है? चूँकि हम मुज़ाकरात पे अगर कोई हो भी रहे हों तो पब्लिकली कोई तज़किरा का जो है इस वक्त हमारी पॉलिसी है कि नहीं करना। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सिर्फ मफरूज़े इस्तेमाल करूँगा, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये बेमानी है, उससे खामखा की कयास आराइयाँ जो हैं वो उभरती हैं। हैविंग सेड दैट, मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है कभी भी कोई सियासी जमात बंद नहीं करती। चलिए, और अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो ताली दोनों हाथों से बचती है। जी सर्टनली, जो नाम नहाद हुकूमत है और उसके नुमाइंदे हैं और जो असली फैसला करने वाले हैं वो अगर समझते हैं, हमारे भी कुछ उनको पता है, वाज़ेह है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं और वो मुसलसल पिछले 6-8 माह से क्या रही हैं। ठीक सर, ज़रूर वी गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। राइट, इकबाल सर हमारे साथ मौजूद थे। अभी भाई एक फड्डा आपने देखा क्या चल रहा है, दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अशखास दो लोग हैं ये आमने सामने आ गए हैं। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया है। इल्ज़ाम लगाया है कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है। कहा कि अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह
भी है कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए नामजदगी मुस्तरद की। फिर ईवी पॉलिसी पे भी बहुत सी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि फोर्स किया जा रहा था, जिसको मैंने मुस्तरद कर दिया कि सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे अमेरिका कन्वर्ट हो। सदर ट्रंप का कहना है कि इलॉन मस्क और इनके दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक था, नहीं जानते कि आगे भी ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा। जबकि इलॉन मस्क ने इल्ज़ाम आयद किया कि सदर ट्रंप ने धमकी भी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला के हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए जाएं। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से 17% तक नीचे आ चुके हैं। ये सिलसिला आप रहा है, मतलब ये बड़ा इंटरटेनिंग भी है जो बयानात पैदर पे आ रहे हैं। इसमें हम आगे चलकर भी आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन अच्छा जी, बाज़ कैदी तो जेल में हैं लेकिन बाज़ आज़ाद घूम रहे हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं थी, कोई इम्कान नहीं था कि वो ये ईद जेल से बाहर गुजारे। लेकिन पीर की रात कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले 216 कैदियों में से सिर्फ 127 ही वापस आए हैं। बाज़ को अपने घर वाले भी वापस लेके आए हैं, बाज़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दर्जनों कैदी अभी भी आज़ाद फिर रहे हैं और पता नहीं उनको कोई गिरफ्तार कर पाएगा, दोबारा नहीं कर पाएगा। वाक़े के बाद भी हुकूमत सिंध और पुलिस को सवाल ये है कि जो संजीदगी दिखानी चाहिए थी वो दिखाई गई या नहीं दिखाई गई। इस सिलसिले में बहुत से बयानात भी दिए गए, कुछ सुन लीजिए। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा, जो अभी तक मुझे इत्तला है। मैं वैसे और करूँगा, ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मौत साइकी बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा। काशिफ उस्ताद हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा लाहे अमल क्या है जो भाग गए हैं उन्हें पकड़ने के लिए? ज़ाहिर अतराफ़ के इलाकों में पिकेट्स लगाई गई, कुछ को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी दर्जनों ऐसे हैं। 127 कैदी तो दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी दर्जनों ऐसे हैं जो आज़ाद फिर रहे हैं। कोई लाहे अमल है या बस जो चले गए वो चले गए? अब्दुल्ला, कराची पुलिस की जो हिकमत अमली है वो बनाई गई, लेकिन वो स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आ रही है। चूँकि दावा तो ये किया गया था कि ना सिर्फ अतराफ़ के इलाकों में पिकटें लगाई गई हैं बल्कि जो कैदी फ़रार हैं उनके लिए लिस्टें मुरतब की गई हैं और उसके बाद उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अब भी 88 कैदी ऐसे हैं जो उनका कुछ पता नहीं चला है और उस हवाले से पुलिस की जानिब से भी कोई बेहतर हिकमत अमली या बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बनाई जा रही है और उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। 127 कैदी बिल्कुल जो है वो पकड़े गए हैं और कुछ जो है वो उनके वालिदैन ही जो है वो जेल इंतजामिया के हवाले उनको किया गया है। ताहम इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो कैदी थे वो 216 थे, उसके बाद 127 कैदी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक कैदी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो खुदकुशी भी की है और इस हवाले से भी जो है वो बयान सामने आया है। हमारे इस हवाले से खुदकुशी जेल में की है या जेल से बाहर की है? कैदी जिसका नाम बिल्कुल जेल से बाहर की है अब्दुल्ला, और जो पीर की रात को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके बाद से वो कैदी जो है वो भी भागा था यहाँ से और उसके बाद उसकी जानिब से एक वीडियो स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आया। फिर जो मेवाड़ीपुर पुलिस है उसकी जानिब से बताया जा रहा है कि घर के अंदर से उसकी जो है वो लाश मिली और इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि ये मामला खुदकुशी का है। उसकी शनाख्त जो है वो रज़ा के नाम से हुई थी और वो ईदगाह थाने में 2022 में मनशियात के मुकदमे में जो है वो बंद हुआ था और जेल कस्टडी उसको हो गई थी। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 128 कैदी इस तरह हो गए हैं और जबकि 88 कैदी अब भी फरार हैं और वो कहाँ गए हैं ना इसका जवाब कराची पुलिस के पास है ना इसका जवाब जेल इंतजामिया नहीं। तो वो जो इनके घरों पे छापे मारने थे तो उनकी जानिब से इनके घरों पे जो छापे मारने थे वो मारे जा रहे हैं क्या?
स्ट्रेटजी तो यही थी कि उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे और जो है वो उन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कराची पुलिस जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। ये यकीनी तौर पर किया गया कि कराची के जितने थाने हैं उन थानों को वो जो लिस्टें हैं वो फराम की गई और उन पुलिस स्टेशन के अफसरान को ये कहा गया कि इन कैदियों को बाकायदा तौर पर पकड़ा जाए, लेकिन चूँकि लिस्टें भी बन चुकी हैं, उनके मुकदमात भी सामने आ चुके हैं, उनके इलाकों की निशानदेही भी हो चुकी है, उसके बावजूद आखिर ये 88 कैदी जो हैं ये कहाँ गए, इस हवाले से अब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली पुलिस की जानिब से नहीं बताई जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि जेल के एतराफ़ की और इन कैदियों के जो घर के एतराफ़ हैं वहाँ पुलिस की पिकटें भी लगाई गई, ऐलानात भी किए गए, लेकिन अब तक इन कैदियों का कुछ पता नहीं चला है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। सो अभी भी बताया जा रहा है कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिकमत अमली ये है कि शुरू में तो पिकटें वगैरह लगाई गई थी एतराफ़ में, अब यह है कि जो नहीं आए हैं उसके बाद भी उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे। लेट्स सी उसमें क्या प्रोग्रेस होती है। ईद कुर्बा पर शहरों में सफाई सुथराई को बरकरार चैलेंज होता है। सबसे अहम किरदार पता है कौन अदा कर सकता है? इसमें आप और मैं किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। साथ ही ज़ाहिर सूबाई हुकूमतों का, इंतज़ामिया का, शहरी हुकूमतों का किरदार है। ख़ास तौर पर बड़ी ईद पे इनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आलाइशें ठिकाने लगाने का ऑपरेशन जितना अच्छा होगा, जितना बर वक्त होगा, उतना ही अवाम मुतमईन होंगे, ताफुन नहीं फैलेगा, शहर साफ़ रहेंगे, इलाके साफ़ रहेंगे। कराची हो, लाहौर हो, दोनों शहरों की इंतज़ामिया की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं कि ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए, आलाइशें बर वक्त उठाने के लिए तमाम तर इंतजामात हैं मुकम्मल। लाहौर की बात करें तो इस बार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंधों पर लाहौर के अलावा लाहौर डिवीज़न की भी जिम्मेदारी आन पड़ी है, जिसमें कसूर है, शेखपुरा है, ननकाना के अजला भी शामिल हैं। ये एक तरह से एक नया चैलेंज है। सर्टनली कराची की बात करें तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है। यहाँ लोग आम दिनों में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ये तो ईद है। ईद कुर्बा पर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से भी अक्सर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। आलाइशें सड़कों पे फेंकी जाती हैं, नालों में गिराई जाती हैं। सो जगह जगह जानवर अलग बांधे जा रहे होते हैं, बंधे हुए हैं तो उनका गंद अलग होता है। इसलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी, पर्टिकुलरली अगर आपने अपने घर के बाहर अपनी गली में कोई मट्टी डाल के जानवर बांधे हुए हैं तो वो मट्टी उठाना, वो जगह साफ़ करना कुर्बानी के बाद वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका बहैसियत शहरी, मतलब आपको अपने घर के सामने खून के पटल्स और वो जमा हुआ खून और वो सारा नहीं बुरा लग रहा होता। सो या बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एज वेल। सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ये सबसे बड़ा चैलेंज तो बर वक्त आलाइशें ठिकाने लगाने का, सफाई का ख्याल रखने का होता है। क्या प्लान्स हैं आपके, क्या तैयारी है? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कलेक्शन आलाइशों को उठाने के लिए 100 कलेक्शन पॉइंट पूरे शहर में हमने कायम कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डरों को हमने एतमाद में लिया है, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC की इंतज़ामिया, टाउन्स चेयरमैन्स और UC चेयरमैन्स जो इलाके मौजूद रहते हैं उनको ऑन बोर्ड किया गया और तमाम इदारों को उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर दी गई है ताकि इस सिलसिले में जो भी शिकायत हो शहरियों को, हमारा रेस्क्यू नंबर है 112 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और इस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मैं शहरियों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, इस शहर को भी साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, इत्तलात हैं कि डंपर एसोसिएशन वालों ने ऐलान किया कि हम आलाइशें नहीं उठाएंगे। शायद वो आमदोरफ्त वाला पाबंदियों वाला मसला अभी तक चल रहा है। सो आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं या उनके बगैर आपका काम चल जाएगा? क्योंकि अदरवाइज तो इट कैन टर्न आउट इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन। 1200 के करीब सुजुकी अरेंज कर लिए है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से और KMC की इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर जो हमें इलाकों से जो टाउन्स की इंतज़ामिया की जानिब से जो प्लान चेकआउट किया उसके मुताबिक हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और हमने कोशिश की है कि जो रिक्वायरमेंट है शहरी हुकूमत की, टाउन इंतज़ामिया की, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और UC चेयरमैन जो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर ली गई है। और इस सिलसिले में हमने KMC की जानिब से UC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वाइज
डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने बना दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोकल पर्सन KMC की जानिब से होगा जो इस तमाम ऑपरेशंस को मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं भी दुश्वारी होगी तो उनको हमें इत्तला करेंगे। अच्छा, हुक्काम की तैयारियां दावे अपनी जगह, लेकिन ये काम सर्टनली आसान हो सकता है अगर शहरी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो क्या पैगाम है आपका शहरियों के लिए? कुछ हिदायत हैं, कोई पाबंदी है? शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि ईद उल अज़हा के 5 रोज़ ऑपरेशन जारी रहेगी। हमारी मदद करें, हमारे अमला के साथ ताउन करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि ये शहर हम सब का है और इस शहर की सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी जिस तरह हम पर है, इंतज़ामिया पर है, उसी तरह शहरियों पर भी बनता है कि उस बड़े ऑपरेशन में, एक बड़े इवेंट पे हमारा साथ दें, ताकि इस इवेंट में जिस तरह पिछले साल हमने बहुत एहसन तरीके से ईद उल अज़हा के इस त्यौहार को बनाया और अपने शहर को भी साफ़ रखा। इस आलाइशें उठाने के बाद ये भी प्लान है कि जहाँ आलाइशें उठाई जाएंगी उसके बाद वहाँ स्प्रे भी किया जाएगा ताकि जरासीम को मारा जा सके। तो हमारी कोशिश है कि इस शहर में इस ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को बेहतर से बेहतर इंतजाम करके दिए जाएंगे। शुक्रिया आपका सलमान अब्दुल्ला मुराद। लेट्स सी, ये तो इंतजाम जब होंगे अमली तौर पर तभी पता लगेगा कि कितनी बेहतर आपकी प्लानिंग थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। बाबर साहब दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। लाहौर के लिए क्या प्लान है बाबर साहब, बताइएगा। सफाई तो वैसे सर्टनली हर वक्त ही रहनी चाहिए, लेकिन इस ईद पर ज़रा चैलेंज होता है, तो क्या खुसूसी इंतज़ामात हैं आपके आलाइशें ठिकाने लगाने के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि CM साहिबा का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसकी SOPs के तहत डिस्ट्रिक्ट लाहौर ने भी और लाहौर डिवीज़न के तमाम अजला के अंदर ये एक जामिया प्लान बनाया गया है, जिसके तहत एडिशनल रिसोर्सेज भी हायर किए गए हैं। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनवाए गए हैं लाहौर शहर के लिए, और हमने हर UC के अंदर एक फील्ड कैंप इस्टेब्लिश किया है ताकि जो लोकल वहाँ के इश्यूज़ हों उनको भी रिजॉल्व किया जा सके, बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके, सर्विस किए जा सकें कि कहाँ पे कुर्बानी होगी, ताकि इसके बाद ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पहली दफ़ा अलाइशें जो हैं वो लोगों के घरों से कलेक्ट होंगी और उसके बाद उनको कलेक्शन पॉइंट्स पे लेके जाया जाएगा और फिर 5 डिस्पोजल साइट्स के ऊपर उनका सेफ़ डिस्पोजल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी सुथरा पंजाब के तहत बड़ी अच्छी ईद उल अज़हा के इंतजाम हुए थे, जिसे वाइडर स्केल के ऊपर पब्लिक लेवल पे, सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इस दफ़ा चूँकि प्रोग्राम को चलते हुए अब कुछ माह भी हो चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो इंतजाम हैं और जो जिस तरह के रिसोर्सेज लगाए गए हैं उसके बाद एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा कि जो तमाम शहरी हैं वो एक अच्छे माहौल के अंदर ईद गुजार सकेंगे। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स इज़ इम्प्रेसिव। अब ये बताइएगा कि जितने जानवर होते हैं, सड़कें गलियां, ज़ाहिर है जैसा माहौल बन जाता है, बड़ी नफरी, बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। सो आप लोग ख़ुद ही सारा काम करेंगे, मशीन्स भी आपकी अपनी हैं, शहरियों की को क्या करना चाहिए, कोई पाबंदी, कोई हिदायत जो आप लोगों ने तय किया हो कि ये अनाउंस करेंगे हम? जी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है 7 से 8 लाख जानवर कुर्बान होते हैं और लोगों में हमने देखा है कि ऐसी हैबिट्स भी हैं कि वो सड़कों पे, सीवरेज में, गलियों में, नालियों में, नहरों में, ग्रीन बेल्ट्स पे, पार्क्स में आलाइशों को फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से एक बहुत हमारा काम भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगेन मैं तमाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम लोगों तक ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया है कि LWMC की टीम आपके घर पे आएगी और इन आलाइशों को कलेक्ट करेगी। बायोडिग्रेडेबल बैग्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन बैग्स में आलाइशों को रखें और हमारी टीम आपके घर से लेके जाएगी। किसी सूरत में भी इन आलाइशों को घर से बाहर मत फेंकें। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, इतने बड़े ऑपरेशन में कहीं कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जिसको हम मिस कर दें, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप 1139 पे कॉल करें। हमारी टीम 30 मिनट्स के अंदर आपकी दहलीज तक पहुँचेगी और उस वेस्ट को कलेक्ट करेगी।
ठीक, सर ये बताइएगा, अब तो कुछ ये सुथरा पंजाब को चलते हुए कुछ अरसा हो गया है। लोग कहते हैं कि जी मेन आर्टरीज़ और मेन जो एरियाज़ हैं जहाँ से सब ने गुजरना होता है वो तो साफ़ हैं, लेकिन अंदर की गलियाँ, अंदरून शहर के बाज़ इलाके, पुराने जो रिहायशी इलाके हैं और कुछ कंटोनमेंट के इलाके भी ऐसे हैं, वो तो शायद आपकी डोमेन में नहीं आते, वहाँ पे सफाई का वैसा निज़ाम नहीं है। सो आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है या कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? जी, इसमें सुथरा पंजाब जो पूरा प्लान है सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक, जिस तरह पहली दफ़ा पंजाब के अंदर एक डोर टू डोर कलेक्शन का और सफाई का निज़ाम जो है वो बनाया गया है, बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा चैलेंज था जिसको आई थिंक एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो पिछले चंद माह से फील्ड में आके मुतहरक हो चुके हैं और मैं आपको लाहौर डिवीज़न की हद तक बता सकता हूँ, जो हमारे लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 10 तहसीलें हैं, 12 तहसीलें डिस्ट्रिक्ट कसूर, ननकाना और शेखुपुरा की हैं, वहाँ पे हमें डेली बेसिस के ऊपर काम की जो प्रोग्रेस है वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पब्लिक फीडबैक जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हम सिविल सोसाइटी में सर्विस करते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है और ये तमाम सिस्टम जो है अब हम इसको डिजिटल मॉनिटरिंग के फेज़ के अंदर जा चुके हैं। तो तमाम काम जो सुथरा पंजाब के मुताबिक किया जा रहा है अब उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस और जो वेस्ट कलेक्शन की हमारी कैपेसिटी है उसकी मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मतलब बहुत सारे शहरों में जहाँ पे पहले कूड़े के ढेर लगे होते थे, सफाई का निज़ाम मौजूद नहीं था, रेलवे ट्रैक्स के करीब, नहरों, नालियों, छोटी बस्तियों के बाहर कूड़ों के ढेर थे, उनको एक 80% के करीब उनको रिमूव कर दिया गया है और इसके साथ साथ एक सिस्टम बनाया गया है कि डेली बेसिस के ऊपर जो लोगों का वेस्ट जनरेशन है उसको कलेक्ट करने का, फिर उसका लैंडफिल साइट तक उसके डिस्पोजल का सिस्टम जो है वो आ गया है। कई महीनों से अब वो नाफिज भी हो चुका है और इसके साथ साथ हमें उसके अंदर अच्छी बात यह है कि हमें डेली उसके अंदर एक प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। सक्सेस लोगों के बिहेवियर से, लोगों के ताउन से सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हम सब मिल के पंजाब को, लाहौर डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट लाहौर को ज़्यादा साफ़ रख सकेंगे। गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। बाबर साहबदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो दे आर 2 साहब्स इन हिज नेम, मतलब एक वैसे साहब हैं, वैसे साहब भी हैं। So you know what I'm trying to say. So the Sahab part is a part of his name. अच्छा, मुल्तान जाएंगे हम और जौदत नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जौदत ने हमारे लिए ना रात में ज़रा रौनकें कैप्चर की हैं कि रात में मुल्तान की मंडी में क्या माहौल था। शुरू में आपको पता है बहुत साल पहले तक सिर्फ कराची में रात को मंडी में इस तरह रौनक लगती थी। फॉर द टाइम दैट आई वाज ग्रोइंग अप इन लाहौर में रात की मंडी का कोई सीन नहीं होता था, लेकिन अब लाहौर में भी रात की मंडी में भरपूर रौनक होती है और दीगर शहरों में भी ये ट्रेंड जिसे कहते हैं ना ये आ गया है। बट ऑब्वियसली कराची वाज द फर्स्ट वन जिस जहां ये माहौल होता था। सो मुल्तान से हमें रिपोर्ट करेंगे जौदत नदीम। जी, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मुल्तान में नागशा चौक पर कायम की गई थी। तकरीबन बड़ी तादाद में जानवर जो है वो लाए गए और ये कहा जा रहा है कि मुल्तान की जो मवेशी मंडी है इसमें बड़ी तादाद में जानवर जो है मुल्क भर से सप्लाई किए गए। बड़ी तादाद में जानवर यहाँ से कराची में सोराबगोट की मंडी पर भी भेजे गए हैं। यहाँ पे अगर बात करते चलें तो बड़े का गोश्त जो है वो 60,000 रुपये फ़ी मन यहाँ पर रेट जो है वो लगाया जा रहा है बड़े जानवर का। जबकि छोटे बकरे अगर बात करते चलें तो वहाँ पर बकरे का जो रेट है वो 18 किलो का एक बकरा जो है 45 से 50,000 रुपये जो है उसका रेट लग रहा है। जबकि बड़े जो जानवर हैं, जो खूबसूरत जानवर हैं, मुख्तलिफ नस्ल के, ब्राह्मण नस्ल के, साहिवाल नस्ल के जानवर हैं, उनके रेट यहाँ पे आसमानों से बात कर रहे हैं। 10 लाख रुपए से इनकी कीमतें शुरू हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो कीमतें हैं वो बाकी शहरों के जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पे आके जानवर ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे जो व्यापारी हैं बड़े जानवरों को, उनका यही कहना है कि उनके जानवर जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त हो चुके हैं। लेकिन जो बाकी मंडी है जिसमें बकरा मंडी है और दीगर छोटे जानवरों की मंडी है, वहाँ पे अभी भी जो है भाव ताव जारी है। जबकि जो गाय भैंस के जो मीडियोकर जो गाय भैंस हैं, जहाँ पे नॉर्मल रेट्स पे और नॉर्मल वज़न पे जो गाय भैंस फ़रोख्त की जा रही है, उनकी मंडी में भी अभी जो है इस वक्त भाव ताव जारी है। भाव ताव चल रहा था, रात भर ये सिलसिला जारी रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो जानवर बिके हुए हैं, बस जो लेने वाले हैं वो ले जाएंगे। अभी हम चलेंगे इस्लामाबाद। एक्चुअली अभी की नहीं, इस्लामाबाद में रात को क्या माहौल रहा। इस्लामाबाद में वैसे रात को लोग थे मंडी में, ये अली अहमद से जान लेते हैं।
खलीक अहमद। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी मंडी भाटा चौक में, और मेरे पीछे जो आप जानवर देख रहे हैं इसका नाम है रुस्तम पाकिस्तान। इसका कद तकरीबन 8 फीट है और वजन तकरीबन 40 से 50 मन है। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम एशिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण बुल है, और ये बात आप लाइव देख रहे हैं। इसका कद 8 फुट से ऊपर है और हाजिर मौके पे 50 मन से ज्यादा है इस टाइम। और ये मैं बताता चलूँ, ये 2025 का नहीं 2026 का जानवर है। अभी इसको नहीं बेच रहे, नॉट फॉर सेल है और 2026 का है जी। 2026 में इसकी कोई ऑफर लगी है आपको? ऑफर्स तो बहुत लगी हैं, क्योंकि ये नायाब है। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने बहुत ऑफर्स लगाई है, लेकिन ये हमारे दिल के बहुत करीब है। बड़ी बड़ी ऑफर्स लगी है जी। इनका कहना है कि बड़ी बड़ी ऑफर्स लगी हैं, लेकिन अभी ये नॉट फॉर सेल है। 2026 में ये बिकेगा, लेकिन करोड़ों में इसकी कीमत हो सकती है जी। रुस्तम में पाकिस्तान से आपकी मुलाकात कराई है खलीक अहमद ने। 8 फुट इसका कद है, 50 मन का जानवर है ये, दावा कर रहे हैं। ये 2026 में तो पता नहीं और कितना ये बड़ा हो जाएगा, सो यूड हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बजट की बात करेंगे, क्योंकि जून चल रहा है, जून में बजट आना होता है, सारी नज़रें उसी तरफ होती हैं। हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 14,000 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, और ये हदफ अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां साल FPR को हदफ से 118 अरब रुपए कम जमा हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से उम्मीद दिलाई जा रही है कि बजट में न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, बल्कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने की संजीदा कोशिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स स्लैब्स में 2.5% तक कमी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। उधर सूबाई हुकूमतें ज़राई इनकम टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जबकि वफाकी हुकूमत IMF से ज़राई टैक्स के नफाज का वादा कर चुकी है। इसी पे हम बात करते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ाना हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या बेहतरी हो सकती है, किस तरह का बजट हम बनता हुआ देख रहे हैं। मिफ्ता साहब, अब तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं, हुकूमत ने 14,000 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट रखा है अगले माली साल के लिए। आपको लगता है कि इतना पोटेंशल है, ये कलेक्शन हो जाएगा? देखें, इस साल भी इन्होंने 12,000 अरब रुपया जमा करना है। मतलब ये कि हर पाकिस्तानी से 50,000 रुपया जमा करना है, और अगले साल 57,500 रुपये हर पाकिस्तानी से लेंगे, जिसमें वो पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो इस साल पैदा हुए हैं, जो 50 लाख 60 लाख बच्चे इस साल पैदा हुए हैं। हुकूमत हर एक्टिविटी को टैक्स करती है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हुकूमत टैक्स लेती है, आप बैंक से पैसे ले रहे हैं हुकूमत टैक्स लेती है, आप बस में सफ़र कर रहे हैं हुकूमत टैक्स लेती है। तो वो पोटेंशल तो नहीं है, सच्ची बात है पाकिस्तान में, लेकिन वो इस तरह निचोड़ रहे हैं आपके, मतलब टैक्स तो जमा कर ही लेंगे वो, लेकिन जो असल काम करने का है कि कहीं से अखराजात कम करें, कहीं से अखराजात के अंदर कुछ मुनासिब तरीके लेके आए, वो नहीं कर रही हुकूमत। जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला था बड़े बड़े इदारों का, वो भी नहीं हो पा रहा सर्टनली। और तनख्वाहदारों की बात करेंगे अब तो मिफ्ता साहब, इजाफी बोझ नहीं होगा, ये तसल्ली दी जा रही है, किसी और तरीके से ये टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन होल सेलर्स रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का अभी तक कोई प्लान इस मरतबा भी नहीं है। ये बस ख्वाब ही रहेगा, आपको लगता है? नहीं, हुकूमत को ये बिल्कुल समझ नहीं आया है कि टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। ये हुकूमत वो है जो इस साल 78 रुपये लेवी को अगले साल 100 रुपये तक ले जाने की बातें कर रही है, और उसके ऊपर 5 रुपये कार्बन टैक्स लगा रही है। यानी कि 105 रुपये लेवी लेगी पेट्रोल के ऊपर, और 15-20 रुपये उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। 1 लीटर के ऊपर आप 120 रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हर मोटरसाइकिल सवार जो कि रोज 1 लीटर बढ़ता है पेट्रोल, उससे आप रोज का 120 रुपया टैक्स लेते हैं। यानी कि जिसके पास 70,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, उस आदमी से आप 120 रुपए का टैक्स रोज का ले रहे हैं, 3600 रुपए महीने का टैक्स ले रहे हैं। लेकिन करोड़ों के दुकानदार से आप जो है वो 3,000 रुपया टैक्स नहीं जमा कर सकते। तो ये हुकूमत ना टैक्स नेट को वाइडन कर सकती है, और ना ये बोझ जो है बाकी पाकिस्तानियों पे बांट सकती है। ये सिर्फ नौकरी पेशा लोगों पे और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स ले सकती है। आपके पास अगर हज़ारों एकड़ की ज़राई अराजी हो, आपके ऊपर टैक्स कोई नहीं है। आपके पास अरबों रुपए के महलात हों, आप टैक्स से इस्तिस्ना है आपको। लेकिन अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो आपको 3600 रुपया सिर्फ पेट्रोल के मद में टैक्स देना होगा। जब मिफ्ता साहब, पाकिस्तान जिस तरह की माशी मुश्किलात का शिकार था, आप समेत आने वाले
सभी लोगों ने अपना काम किया और सब ने मिलकर ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। क्या अब जो बजट आ रहा है इसमें आपको ये स्पेस नज़र आती है कि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके? वैसे तो अभी पेट्रोलियम लेवी ही बढ़ाने की आपको पता है बात हो रही है, फिर कार्बन टैक्स भी लगेगा तो रिलीफ तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब चूंकि द हार्ड पार्ट इज़ ओवर या हार्ड टाइम इज़ सॉर्ट ऑफ ओवर, द हार्डेस्ट टाइम, हार्ड टाइम तो अभी भी चल रहा है, तो कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, देखिए, कहने को तो हमेशा से मुश्किलात होती हैं, हर मुल्क में मुश्किल होगी, जापान में भी मुश्किल होती है, अमेरिका में भी मुश्किल होती है, लेकिन जो आज है कि जो मुक्तदा है वो हुकूमत की पुशपनाही कर रही है, हुकूमत जो है उसके खिलाफ कोई ऐसी अपोजिशन की कोई तहरीक नहीं चल रही, दुनिया भर में खाम तेल की कीमत कम है, दुनिया तेल में खुर्दनी तेल की कीमत कम है, तमाम कमोडिटीज़ की कीमत कम है, तो एक पाकिस्तान के अंदर एक आसानी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है जो पाकिस्तान में नहीं थी। तो ये साल तो पिछले साल भी हुकूमत कर सकती थी, जो ज़ाया किया इन्होंने, कोई रिफॉर्म नहीं किए, लेकिन इस साल इस्लाहात ना करना जो है ये नाकाबिले माफ़ी होगा। और हमारे मुल्क में जो कि एक गलत डगर पे चल रहा है उसको जब तक उसकी ठीक डगर नहीं करी तो वक्त हमारे पास बहुत नहीं रह गया, दुनिया बहुत आगे का सफ़र में चली गई है। तो हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि इस साल जो है वो फंडामेंटल इस्लाहात करे, जिसके अंदर अपने अखराजात कम करे। नंबर एक चीज़ जो है ना, देखें, जो कंपनी भी चल रही होती हैं, जो खसारे में चल रही होती हैं, तो उनके मालिकान भी अपने अखराजात पहले कम करते हैं। अगर आपका मुल्क खसारे में चल रहा है तो कोई खुदा न खास्ता ये फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर कि आप खर्चे बढ़ाते रहें, आप पहले अपने अखराजात कम करें और उसके बाद अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, तो टैक्स भी ना लगाएं। मतलब आप सही कह रहे हैं कि अगर खर्चे कम करें, और जाहिर है अगर आपकी गुंजाइश से निकल आई है तो खर्चे और कम करेंगे, खर्चा बढ़ाने के बजाय, तो बेहतरी होगी आवाम के लिए। मतलब साहब, गुज़श्ता 6-8 हफ्तों में जो हुआ इसके नतीजे में चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रूस भी पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, तजारत बढ़ाने की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये मौक़े हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, इट्स अ यूनिक सिचुएशन, ये इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई मशवरा आप देना चाहें? देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है हमारे ऊपर कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तान शिकस्त दी। ये जंग हम नहीं ढूंढ रहे थे, ये मोदी साहब ने हमारे ऊपर मुसल्लत की अपने इलेक्शन जीतने में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उल्टा शर्मिंदगी की तरफ धकेल दिया, क्योंकि दुनिया में उन्होंने कहीं एविडेंस नहीं दिया था कि खुदा न खास्ता जिसमें कि पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट था, तो दुनिया ने भी इनकी सपोर्ट नहीं दी। जबकि वरना तो ये अमेरिका के और रशिया के तो एलाइज हैं, रशिया की पूरी यूक्रेन की जंग में वो रशिया का तेल खरीदते रहे, यूरोप को बेचते रहे, तो ये तो इन सब के एलाइज थे चाइना के अलावा, लेकिन अल्लाह ने हमको सरफरोश किया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आपके 2,70,00,000 बच्चे स्कूल एज के स्कूल में नहीं हों, तो आप ना तिजारत में एडवांटेज ले सकते हैं, ना आप कोई AI या कोई IT की बात कर सकते हैं। हमको अपने मुल्क की बेसिक चीज़ें ठीक करनी होंगी, वरना हम ट्रेड के अंदर एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आप देखें कि दोनों 1950 के मुकाबले में या 1990 के मुकाबले में, तो आहिस्ते आहिस्ते हमारा जो दुनिया भर की तिजारत का हिस्सा है हमारा, वो श्रिंक होता जा रहा है। हम इतने कम तिजारत का हमारा हिस्सा रह गया, आई थिंक 0.12%, कि हम किसी चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकते जब तक कि हम अपने आप को मजबूत ना करें, अपनी मईशत को मजबूत ना करें, अपने बच्चों को तालीम ना दें, अपने बच्चों को सेहत ना दें। शुक्रिया आपका। मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी सिफारती कामयाबियों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान सिफारती सतह पे अपना केस दुनिया के सामने रख रहा है, मनवा रहा है, जहाँ पाकिस्तानी वफ्द बिलावल भुट्टो की सरबराही में दौरे पर मसरूफ़ है। वहीं वज़ीर आज़म भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, मतलब ईद उनके साथ गुजार रहे हैं। ये दौरा इसलिए भी अहम है कि आज सऊदी अरब में ईद उल अज़हा है और इस बड़े दिन पर वज़ीर आज़म और वली अहद की मुलाकात होना या उनका टाइम साथ बिताना, ईद भी मिलना, सो दिस सर्टनली होल्ड्स इम्पोर्टेंस। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत और सरमायाकारी, उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाकाई अमन और सलामती समेत आम शोबों में दो तरफ़ा ताबुन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पे सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। अभी हम चलेंगे सवात और महबूब अली हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त मंडियों में क्या माहौल है।
जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरफ वादी स्वात में भी जगह जगह पर ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियाँ सज गई है। और इस साल स्वात में जो एक मुख्तलिफ ट्रेंड शुरू हुआ है वो ये है कि लोग ऐसी मवेशी मंडियों का ज़्यादा रुख करते हैं जहाँ पे वज़न के हिसाब से मवेशी जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं। इस वक्त मैं स्वात के इलाके वडीग्राम में मौजूद हूँ और ये एक ऐसी मवेशी मंडी है कि जहाँ पे जानवरों को तकरीबन 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आप जिस जानवर को देख रहे हैं तो इस जानवर का वज़न जो है वो 10.5 मन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ के ख़रीदारों का ये कहना है कि गो की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम अज़ कम उनको ये आसानी ज़रूर रहती है कि उन्होंने किस रेंज का जानवर लेना है। और जो फ़रोख्त कुनिंदा है तो उनका भी ये कहना है कि वो यहाँ पर सैकड़ों जानवर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो वो ख़रीदारों के हिसाब से ये जानवर लेकर आ गई है। और हर ख़रीदार जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने इस्तात के मुताबिक जानवर ख़रीदते हैं और इस तरीके से ईद कुर्बान के दिन इनकी कुर्बानी की जाएगी। जी, तो बहुत से कट्टे भी बिक रहे हैं। वैसे कट्टे की कुर्बानी को लेके लोगों की मुख्तलिफ आरा भी हैं, कुछ मुख्तलिफ आरा भी हैं। अच्छा जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद, और हमाद अहमद वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी हमाद जी, फैसलाबाद की मॉडल मवेशी मंडी न्यामुआना में मौजूद हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और वज़नी जानवर मौजूद है। बड़े खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात की जाए अगर बादशाहत की तो वो बादशाहत कायम की है यहाँ पर पहुँचने वाले जंग से लाए गए बादशाह ने। वज़न इसका बताया जा रहा है कि 40 मन वज़नी ये बैल है। बड़ा ही खूबसूरत ये जानवर है और बड़ी मेहनत से इसको पाला गया है। मालिक मौजूद हैं हमारे साथ। जी, अबलग गुलाबी जानवर है। कितना वजन है? वजन 40 मन है, गोश्त वेट। अच्छा, तो क्या खिलाया पिलाया है, किस तरह इसको खिदमत की है? भाईजान जी, इसने 5 घोड़ों की खुराक खाई है। देसी घी, दूध, मक्खन, चने का दलिया, गंदम का दलिया, नेचुरल फीड हमने दिया है इसको। नेचुरल खुराक जो अल्लाह की बनाई हुई है वो दिया। आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह कि डिमांड भी बड़ी होगी। क्या डिमांड है? डिमांड हम 1 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन मुनासिब कर देंगे। खूबसूरत भी है वैसे ये वाला जानवर। इट वाज बिग ऑब्वियसली बट इट्स ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। अभी आगे बढ़ेंगे, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, और पर्टिकुलरली हमारा जो वफ्द अमेरिका में मौजूद है जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने है। यूनाइटेड नेशंस में 2 दिन गुजारा, वाशिंगटन में अब मौजूद है। उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, पाकिस्तान का सफारती मिशन अमेरिका में खासा मुतहर्रिक है और बड़ी जामे अंदाज में पाकिस्तान का केस पुटअप कर रहा है। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत और अमेरिका ताल्लुकात की रिवायती गर्मजोशी में नहीं है मुब्तला। क्या उम्मीद रखें कि पाकिस्तान दुनिया को कायल कर लेगा कि भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए बगैर कोई चारा नहीं है? ये मसाइल इसी तरह हल होंगे कि भारत शुड कम एंड सिट एंड टॉक। देखें, इस टाइम पाकिस्तान का सितारा अरूज पर है और इंडिया का सितारा गर्दिश में है। हमें हर महाज पर अल्लाह ताला के फजल करम से फ़तह नसीब हो रही है और इंडिया को हर महाज पर उन्हें पसपाई हो रही है, उन्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोग जिस कैपिटल में भी गए हैं, वो चाहे वाशिंगटन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में गए हों, हर जगह पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसको तस्लीम किया गया है और हमें संजीदगी से लिया गया है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास बयान करने के लिए बयानिया से ज़्यादा हमारे पास हक़ाइक़ थे और इंडिया के पास कुछ नहीं था। उनके पास सिवाय इसके कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों के सामने झूठ बयान करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अब यह है कि पाकिस्तान को इससे हासिल क्या होता है? क्या जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो इंडिया को इस पोजीशन पर लाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें? मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंडिया के पास ऑप्शन को नहीं है और सदर ट्रंप जो है ना, वो भी जिस मामले में ज़िद कर जाएं वो अपनी बात मनवा के छोड़ दें। और इंडिया की अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, वो चाहे उनके तजारत के रिलेटेड मामलात हों या बाकी उनके उधर स्टूडेंट्स हों या उधर इंडियन शहरी हों, यानी कि बहुत लिहाज से अमेरिका की उन पर डिपेंडेंस है। और फिर दूसरा, जो इंडिया की इस टाइम चाइना के साथ टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, एक आइसोलेशन में रहना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे अमेरिका की अशद ज़रूरत है और उसके लिए वो फिर वो बातें भी मानेगा जो कि ट्रंप उनको कहेगा और वो
इनको फाइनली वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आएंगे। आप तक कि फाइनली इन्हें आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वो कॉर्नर होते जा रहे हैं। चीमा साहब, एक तरफ ये सब कुछ है तो दूसरी जानिब बताया जाना कि शिमला मुआहदा अमली तौर पर इस वक्त मुंजमद है या मुअत्तल है, हम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, ज़ाहिर रहना तो इन्हीं के साथ है। सो क्या हमें इस ज़मन में भी, इस सिलसिले में भी कोई नया मुआहदा करना होगा या पुराना मुआहदा दोबारा से कारगर साबित हो जाएगा? देखें, जो नए मुआहदे की बात हो रही है या आप जो बात कर रहे हैं कि शिमला की बजाय कोई और मुआहदा होना चाहिए, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। शिमला मुआहदा हमने बड़ा मजबूरी की हालत में किया था। ये उस टाइम किया था जब पाकिस्तान के जो प्रिजनर ऑफ वार हैं या ओवरऑल जो फॉल ऑफ डाका के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसके बाद ये मुआहदा किया गया था। तो पाकिस्तान ने मजबूरी की हालत में मुआहदा किया था, इंडिया की फेवर में ये मुआहदा था। हमें अब जिस तरह उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा कि ये इसको हम सस्पेंड करते हैं, जो कि वो कर ही नहीं सकते, ना वो दो तरफा मुआहदा है। जो शिमला मुआहदा है इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दो तरफा मुआहदा है। और उसकी जगह अगर कोई नया मुआहदा होता है तो ये जो पाकिस्तान की फतह होगी इसमें हमें नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदा ज़्यादा है। एक तो कश्मीर का इशू दोबारा नए सिरे से उजागर हो गया है, दूसरा हमारी बड़ी पुरानी पोजीशन थी और यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन थी जिसमें कश्मीर को एक डिस्प्यूट के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया था। हम जो है एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात करते हैं, इंडिया उसको हमेशा इस बुनियाद पर रद्द करता है कि शिमला मुआहदे के तहत ये दो तरफा मामला है, कोई भी पाकिस्तान और इंडिया का मामला है वो दो तरफा है, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते। तो लिहाजा हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर शिमला मुआहदा ख़त्म होता है तो उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी ख़त्म होगी। फिर तो ये वाकई ऐसे ही है कि जैसे इस मुकाम पर सीज़ फायर हुई है। तो अभी तो बार्डर का तय करना बाकी है। अभी ये जो इंडिया ने 370 आर्टिकल अपना रिवोक किया, वो सारी एफर्ट्स जो हैं उनकी वो रिवर्स हो गई जब हमने शिमला मुआहदा ख़त्म किया। और इसका आगाज़ इंडिया ने खुद किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो उन्होंने सस्पेंड करने की कोशिश की, जो कि वो दावा कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। अच्छा, एक और बात भी है चीमा साहब, बड़ा दिलचस्प एक मामला है। इंडियन मीडिया का जो किरदार रहा, दुनिया ने उन्हें सीरियस लेना छोड़ दिया, मजाकी सॉर्ट ऑफ बनाया। ये एक नई तारीख ही है। इस पर एक राय ये भी बन रही है कि जहाँ भी हुकूमत मीडिया को अपने कंट्रोल में रखेगी, वो मीडिया फिर अल्टीमेटली दुनिया में तमाशा ही बन जाएगा। सो हमारे लिए क्या कोई सबक है इसमें? मेरे ख्याल गवर्नमेंट इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की हो, उनके लिए ये सबक है और ये सबक पुराना है। असल में उनको याद दहानी की ज़रूरत है और वो ये है कि आप झूठ की बुनियाद पर बयानियाँ नहीं बना सकते, आप इसको ज़्यादा देर नहीं चला सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सच को अच्छे अंदाज में पेश करें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि हम मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए हम एक झूठा प्रोपेगेंडा वो कर सकते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। और हमारे पास ये एक लिविंग एग्जांपल है इंडिया की कि जब आपके पास दिखाने को कुछ नहीं, तो क्या मीडिया अगर ये बोलता जाएगा कि हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया है, तो पाकिस्तान इस तरह तो फतह नहीं होगा ना, यानी कि वो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपना केस प्रेजेंट किया है, या हमने उनको जो एक फ़ौजी महाज पर उनको जो शिकस्त दी है, जितनी हमने उनका नुकसान किया हमने उससे थोड़ा सा भी बढ़ाकर पेश नहीं किया। और हमारी क्रेडिबिलिटी है, और वो इसमें हमारी जहानत का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारी एफर्ट का रोल है। ये नहीं है कि हमने कुछ भी ना किया होता और लोगों को हम बेवकूफ़ बना सकते थे, ऐसा नहीं है। हमने कुछ किया है और इवेंचुअली दुनिया जो है वो मान गई है कि हमने किया है। इंडिया ने कुछ नहीं किया, वो पूरी दुनिया में जाकर शोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी को बात मानने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, थैंक यू। अभी हम जाएंगे सखर, वहाँ यासिर फारूकी हमें बताएंगे कि सखर में जानवरों की खरीदारी का, खरीदो फरोख्त का क्या सीन है, किस भाव मिल रहे हैं जानवर। जी यासिर।
जी बिल्कुल, जैसे जैसे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब आ रहा है, सक्खर की मवेशी मंडी में जो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही थी, उसमें तेजी आ रही है। लेकिन अब भी दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत उसी तरह बरकरार है, तो जितने भी खरीदार हैं वो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए रात के वक्त को तरजीह दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि खरीदारों की एक बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख किया था और यहाँ पे मौजूद 25% से ज़ायद जो जानवर वो बिक गए थे। कई ऐसे जानवर यहाँ पे जो खड़े नजर आ रहे हैं वो फरोख्त हो चुके हैं, लेकिन खरीदार अभी अपने साथ लेके नहीं गए हैं, वो आज रात तक लेके जाएंगे। इस वक्त दिन में भी शदीद गर्मी है, खरीदार चंद एक नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि नमाज जुमा के बाद से खरीदारों का रज बढ़ेगा, जो ईद की सुबह तक जारी रहेगा, जबकि जो ज्यादा खरीदारी है वो कम कीमत जानवर की नजर आ रही है। 1 से 1.5-2 लाख के जो जानवर हैं वो फौरन ही बिक रहे हैं। इसी तरह अगर बकरों की बात की जाए, जो उनमें भी कम कीमत बकरे हैं, मवेशी हैं, उनकी ज़्यादा उनको तरजीह दी जा रही है खरीदारों की जानिब से। बड़े जानवर बिकने का सिलसिला जो है अभी तेज़ नहीं हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक ये जानवर भी फरोख्त हो जाएंगे। सही भाई, आज रात पे बहुत से व्यापारियों ने नज़रें जमाई हुई हैं कि आज रात तक बहुत से जानवर फ़रोख्त हो जाएंगे। अभी हम जाएंगे गुजरावाला और उस्मान खलील वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उस्मान बताइएगा, गुजरावाला में लोग तो खाने पीने के शौकीन हैं, जानवर भी क्या बड़े बड़े साइज़ के मिल रहे हैं? आज जी गुजरावाला की मवेशी मंडी की बात की जाए तो आज आखिरी रोज़ है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन हमने देखा कि व्यापारी हजरात जानवरों की कीमतें कम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैंने शहर की जो मुख्तलिफ बड़ी मवेशी मंडियाँ विज़िट की तो हमने देखा कि जो छोटा जानवर है जिनमें बकरा और दुम्बा, उसकी जो है शहरी खरीदारी ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बकरे की कीमत की भी बात की जाए तो बकरे की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। जो 25 किलो का एक छोटा सा बकरा है उसका व्यापारी 1,20,000 से 1,30,000 डिमांड कर रहे, जो वो मुश्किल से लाख और 1,10,000 के दरमियान फरोख्त कर रहा है। इसी तरह जो दीगर बैलों और ऊँटों की मंडियाँ हैं वहाँ पर हमने देखा कि जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो है गाहक बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि महंगाई है। पिछले साल जो बैल 3 लाख का था अब उसकी कीमत बढ़कर 5 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। 6 से 7 लाख बैल का डिमांड की जा रही है। जो लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते थे उनको फी का पिछले साल जो 35,000 रुपये आता था अब वो बढ़कर 50,000 तक पहुंच चुका है। इसलिए जो मुख्तलिफ तौर पर अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल बताई जाए तो जो ऊँटों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ऊँट की जो पिछले साल कीमत 5 लाख थी वो बढ़कर 8 लाख तक पहुंच चुकी है और मजमूई तौर पर छोटे जानवर की खरीदारी ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। जी कि उस्मान, अभी हम दुम्बों की मार्केट में तो गए नहीं इस दफ़ा, और थरपारकर में हम थरपारकर से हमने ऊँटों की मार्केट आपको दिखाई थी। अब्दुल गनी हमें इस दफ़ा दुम्बों की मार्केट में लेके जा रहे हैं, सो स्ट्रेट टू थरपारकर। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए दुम्बों की ख़रीदो फरोख्त का अमल भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लाम कोट की मवेशी मंडी में, जहाँ पर मुख्तलिफ बड़े शहरों से व्यापारी ख़रीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये हम इधर से लेके जा रहे हैं लाहौर रेवड़ में फैक्ट्री में, उधर से वो ये एक्सपोर्ट हो रहा है और जो कीमत है वो अभी बहुत ज़्यादा है। 30 किलो का जो है वो लाख का बिक रहा है उधर, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 12 किलो, 14 किलो, 16 किलो, 10 किलो है। इनका कहना है कि यहाँ से ये दुम्बे ख़रीद करके लाहौर और रावलपिंडी की मंडियों में ले जाते हैं, जहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है और इन व्यापारियों के मुताबिक जो दुम्बे हैं वो ज़िंदा 3,000 से 3,500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। यही वजह है कि थरपारकर की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर बड़े बड़े शहरों से जो व्यापारी हैं वो दुम्बों और दीगर मवेशियों की ख़रीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं। ज़बरदस्त, दुम्बों की मार्केट का सर्वे भी हो गया। बाकी अगर आपने नहीं लिया है जानवर तो आप रुख करें भाई मंडी शंडी का, आप अपना ज़रा देखिए। मेरा ख्याल है कि अगर नीयत होना तो अल्लाह ताला अपनी रेंज में, आई नो महंगाई है, कोई ना कोई जानवर मिला देता है। हर रेंज का जानवर मार्केट में मौजूद है, सस्ता भी है, महंगा भी है, दरमियाना भी है। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आपको अपनी पसंद का अपनी रेंज में जानवर इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन जानवर लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग। एक तो उसको ज़ाहिर
जानवर स्लॉटर करते हुए, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हुए, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे, फिर उसके बाद महल्ले वालों को तकलीफ़ ना पहुँचे कि आपने गंद, खून, आलाइशें सब वहीं बिखेरनी हों। सो उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये आप ही की गली है, ये आप ही का मोहल्ला है, ये आप ही का घर है। और पर्टिकुलरली होता क्या है कि गैराज को तो लोग धो लेते हैं या घर के अंदर जो दहलीज है उसको तो धो लेते हैं, वो सारा पानी बाहर जमा हो जाता है। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट और इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें और इन्जॉय करें। ईद मुबारक, और हम आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे इन ईद स्पेशल जियो पाकिस्तान।